अगर आपको पता चले। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 6 से 7% का वोट गंवाकर दूसरे नंबर पर चली गई है और कांग्रेस पार्टी अपने वोट में कुछ इजाफा करके और 0.9% के मार्जिन के साथ भाजपा से आगे रहकर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। इन परिणामों के क्या मायने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे दो स्थायी मेहमान हैं, सबसे पहले उनकी तरफ रुख करते हैं। राहुल श्रीवास्तव जी, पहले तो ये बताइए, आप पहले रिपोर्टर हैं फिर विश्लेषक हैं, कि कांग्रेस के खेमे में क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर तो बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि ये दावेदार वो दावेदार, विधायक दल की बैठक में ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, बयानबाजियां भी चल रही हैं। बताइए, हिमाचल में अगला सीएम कौन? चुनाव से पहले जब हम बात करते थे तो पूरा, आधा और पौवा ये क्लेम लेने वाले जो नेता थे हिमाचल में चीफ मिनिस्टर के कांग्रेस पार्टी में, तो कहा जा रहा था कुल मिला के करीब 17। अब चुनाव का रिजल्ट आया है। कल हम पूरा दिन, जब चुनाव का रिजल्ट जिस समय आ रहा था तो तमाम नेताओं से पूछा जा रहा था। तो हमने प्रतिभा जी से भी पूछा, जो कि वीरभद्र जी की पत्नी है, सांसद हैं, कि क्या आपका क्लेम है, आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए थे हमें, लेकिन बाद में उन्होंने एक बयान टपका दिया है और उस बयान में उन्होंने एक कहा है कि चुनाव जीता गया है वीरभद्र जी के नाम पर। यू कैन नॉट इग्नोर हिम, नेग्लेक्ट हिम और हिज फैमिली, यानी उनके परिवार को और उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता साहब। तो यानी पूरे रिंग में पहली टोपी तो आ गई साहब। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हैं, जिनका नाम अच्छी तरह चल रहा है, मजबूत नेता है, नदौम से जीते हैं, थोड़ा मुश्किल हुई उनको जीतने में। उसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री जो है सीएलपी लीडर है, उनके बारे में बात चल रही है, और कुलदीप सिंह राठौर। ये कुल मिलाकर के नेताओं के बारे में बातचीत चल रही है। अब परेशानी ये है कि फैसला कौन ले रहा है। फैसले के लेवल में इस समय पे एक राजीव शुक्ला है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए चल रहे राहुल गांधी जी हैं। अब इस लेवल पे जो अब आकर के डिसीजन होना है इवेंचुअली, इसमें बहुत सारी परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस जब लगेंगी, उसमें कांग्रेस के लिए डेफिनेटली ये हो रहा है कि अंदर खाने की जो खबर आ रही है, ये जो एस्पिरेशन लेवल है कांग्रेस में इस समय, एसेट्स का इतना अभाव है इन टर्म्स की राज्य में सरकारों का, राज्यों में मिलने वाली जो पोजीशंस है उनका, और नेताओं का, कि जो मिल जाती है जमीन और जो नेता आगे आ जाता है वो अपने आप को ज्यादा दाम मांगता है। तो इस समय अंदर खाने में काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है नेताओं के द्वारा, विधायकों का, कि किसी तरह से अपने जब नंबर आए तो उसमें नंबर लगा लिया जाए। देखना यह होगा कि ये उस लेवल पे तो नहीं जाता कि जिस तरह की राजस्थान में हुआ था, क्योंकि कांग्रेस इवेंचुअली फिर वो सिर फुटअव्वल के लेवल पे आ जाती है। जबकि हिमाचल मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए एक बहुत, जिसे कहेंगे, बून है, एक खुदा की नियामत की तरह मिला है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने ये 3 चुनाव जो हुए उनको लड़ा है, अगर हिमाचल हार गई होती तो कांग्रेस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। क्योंकि आप ये देखिए कि कांग्रेस का रिफ्यूजल टू ज्वाइन द फाइट, यानी वो लड़ाई में लड़ने में नहीं दिख रही थी। गजब नवाबी है। आप सोचिए कि एक पार्टी ऐसी है जो कि गुजरात की सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, हिमाचल की सेकंड बिगेस्ट पार्टी है, उसके बड़े नेता जाके कैंपेन नहीं करते। प्रियंका करती हैं, सचिन पायलट करते हैं, कुछ और लोग करते हैं, लेकिन कोई उतना नहीं। तो अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका 50% श्रेय है। राजदीप, इस बात पे मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वो बीजेपी के रिबेल्स के कारण, 21 रिबेल्स की प्रेजेंस जो थी, उसने कांग्रेस की जो इलेक्शन की हिमाचल की मुहिम थी उसको आसान कर दिया। अगर ये 21 रिबेल ना होते तो ये स्टोरी जो है वो रिवाज बदल सकता था हिमाचल के अंदर। हालांकि हिमाचल में एंटी इनकम्बेंसी की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो हर बार एंटी इनकम्बेंसी जनरेट कर देते हैं। तो इस समय पे कांग्रेस ने जो नेताओं को भेजा था, यानी आप सोचिए कि उनको शुभा था कि उनके नेताओं को वो रोक नहीं पाएंगे। तो बघेल साहब को और हुडा साहब को भेजा गया था। राजदीप लगातार राजीव शुक्ला और हुडा साहब से बातचीत कर रहे थे। वो यानी जब जिस टाइम पे रिजल्ट आ रहे थे सौरभ,
उस समय पे कांग्रेस के टॉप नेता ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी और अदर्स का आंकड़ा किसी तरह से कांग्रेस के आंकड़े से एक कम हो जाए। क्यों? उनको शक था कि अगर नहीं हुआ, अगर बराबर भी हुआ तो ये गवर्नर के पास जाएंगे, गवर्नर की तरफ से अगर इशारा इनको मिल गया तो कांग्रेस के लोग टूट करके चले जाएंगे। इस तरह की स्थिति है कि कांग्रेस एक ऐसी उहापोह की स्थिति में थी। हालांकि मैंडेट इवेंचुअली क्लियर आया है। तो मैं ये कहूंगा कि हिमाचल जो है कांग्रेस को अब प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये कांग्रेस के लिए एक बेनिफिट गॉडसेंड की तरह से आया है, एक डार्क, जिसे कहेंगे सिल्वर लाइन इन डार्क क्लाउड्स। और इसको प्रोटेक्ट अगर नहीं किया कांग्रेस ने, फिर से राजस्थान जैसे या इवन छत्तीसगढ़ जैसे एग्जाम्पल क्रिएट किए सरकार फॉर्मेशन में, तो कांग्रेस के लिए कोई बहुत नेशनल लेवल पे, क्योंकि गुजरात में ग्राउंड हार चुकी है, दिल्ली में वर्चुअली साफ हो चुकी है, यानी हर लेवल पे लोकसभा, विधानसभा और म्युनिसिपल लेवल पे खत्म हो चुकी है। तो कहा साहब अब कांग्रेस को ये सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस समय पे कांग्रेस के एक बड़े नेता ने आज सुबह ने मुझसे कहा कि अब मेरे कबीले में तालीम का रिवाज नहीं है। मेरे बुजुर्ग मगर किसी समय पे तख्तियां बेचा करते थे। तो क्या है कि कांग्रेस हैज टू मूव बियॉन्ड दैट हैंगओवर, और अब उसको ग्रिड से लग करके हिमाचल को प्रोटेक्ट करना है कि हिमाचल बिकम्स एटलीस्ट अ शोकेस, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक में उसके लिए अच्छी हवा चल सकती है, पॉजिटिविटी है, राजस्थान उसके लिए मुश्किल का सबब है, मध्य प्रदेश में उसके लिए मुश्किल है, और छत्तीसगढ़ में रिबेलियन है। तो कांग्रेस के लिए हिमाचल और उसकी लीडरशिप दो बहुत अहम प्रश्न हैं। बीजेपी के लिए क्या सबक है इस हार में, राहुल जी? बीजेपी के लिए साहब सबक यह बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने कहा कि एक लिमिटेशन, राजदीप ने भी कहा, एक लिमिटेशन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि जयराम ठाकुर जी किस तरह से आए थे। जयराम ठाकुर जी को चुनाव से पहले इंडिकेशन अमित शाह जी द्वारा दे दिया गया था कि वो आने वाले हैं। मेरे ख्याल से बीजेपी को यह इल्म हो गया था कि धूमल साहब चुनाव पिछली बार हार जाएंगे, तो वो तैयारी जयराम ठाकुर के नाम की हो रही थी। कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए ये एक प्रश्न है हिमाचल जैसे राज्यों में और उत्तराखंड जैसे राज्यों में, कि इन राज्यों में एक नरेंद्र मोदी एलिमेंट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग, प्रखर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। उसके अलावा बीजेपी किसी भी एक जातीय वर्ग के साथ परमानेंट या सेमी परमानेंट एसोसिएशन नहीं क्रिएट कर पाई है। उत्तर प्रदेश में और तमाम राज्यों में अपर कास्ट बीजेपी के साथ है साहब, ये कोई ना हो ये तो दामन नहीं छोड़ेंगे बीजेपी का। लेकिन उत्तराखंड जहां अपर कास्ट काफी भारी है, ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं, उस राज्य में बीजेपी अपने साथ एक किसी वर्ग को परमानेंटली जोड़ नहीं पा रही है। ये बात कांग्रेस के लिए भी सही है, कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है, और इस कारण से जो है कि वहां पे लगातार जो है वो हर बार चुनाव का चेंज होता है, क्योंकि कास्ट इक्वेशन बैठ नहीं पा रही है किसी की। वहां के लोग एक इंडिपेंडेंट एंटिटी, हर बार सरकार बदल देते हैं। ये बीजेपी के लिए सबक है कि बीजेपी को किसी ना किसी तरह से अब कास्ट ग्रुप के एफिलिएशन क्रिएट करने पड़ेंगे। तीसरा, जिन राज्यों में नरेंद्र मोदी एलिमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है, कास्ट इक्वेशन फिक्स नहीं है, नेताओं के नाम पे वोट उतना नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो नेता बड़ा होना चाहिए। वीरभद्र सिंह आज भी 50 साल बाद नाम है। आप देखिए कि वहां पे कांग्रेस का लीडरशिप देखिए कि वहां अगर हम लोग के मजाक उड़ाते हैं कि 17 दावेदार है मुख्यमंत्री के, तो इमेजिन दे हैव लीडर्स, इस टाइप के उनके लीडर्स हैं। वहां हुआ ये कि वीरभद्र सिंह जैसा 50 साल एक बड़ा नेता होने के कारण इंसुलेट हो गई लोकल लीडरशिप, और कांग्रेस हाईकमांड जो नेताओं को तबाह करती थी वो वहां के नेताओं को उतना छू नहीं पाई। तो वहां कल्टीवेट हुए लीडर और अच्छे नेताओं कांग्रेस को मिले। बीजेपी को नेता कल्टीवेट करने पड़ेंगे साहब। बड़े नेताओं के गढ़ में बीजेपी हार गई है। ये एक सबक है बीजेपी के लिए, दैट यू आर नॉट क्रिएटिंग गुड लीडर्स। पुराने नेता चल नहीं रहे, नए नेता आप क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो बीजेपी के लिए यह भी लेसन है कि मैंने जो पहले कहा था कि साहब कद ढूंढिए, नेताओं के कद बढ़ाइए, परछाइयों पे मत जाइए। शुक्रिया राहुल जी। राजदीप जी, आपका रुख करते हैं। कांग्रेस में कई बड़े नेताओं से आपकी लगातार बात हो रही है, नेतृत्व को लेकर क्या रुख है? बहुत इंटरेस्टिंग है। कल करीब 1 बजे
जब ये लग रहा था कि सुपड़ा तो साफ हो गया कांग्रेस का गुजरात में, तो सब कांग्रेसियों की निगाहें हिमाचल पर थी, क्योंकि उस समय हमारे आंकड़े थे कांग्रेस 31, बीजेपी 31। और एक नेता ने मुझे कहा, बाप रे मामला फंस गया। तुरंत भूपेश बाघेल को कहा गया कि आप जाइए चार्टर्ड एयरक्राफ्ट लेके शिमला पहुंच जाइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो वहां पहुंच गए थे, राजीव शुक्ला भी वहां थे। और कांग्रेस में 2 घंटों के लिए यही डर था कि क्या हमारा जो 31 का आंकड़ा है वो 35 पार कर पाएगा या नहीं। 3 बजे तक थोड़ी उनको एक राहत मिली कि हम नंबर 1 पार्टी बन गए, और 35 क्या हमारी 40 सीटें बन गई। आज जब मैंने उन्हीं नेताओं से बात की तो वो बड़े वो परेशान फिर से थे। तो मैंने कहा अब क्या परेशानी है, 40 सीट तो आपके आ गए। उन्होंने कहा नहीं, अब परेशानी है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और उन्होंने कहा कि देखिए दावेदार तो बहुत है, लेकिन एक अच्छी बात हो गई है कि 2 बड़े दावेदार जो उनको लगा प्रॉब्लम कर पाएंगे वो हार गए, एक कौल सिंह और एक आशा कुमारी। ये दोनों चुनाव हार गए तो उनकी बात नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा फिर कौन है रेस में, तो उन्होंने कहा 3 बड़े नाम है। एक प्रतिभा सिंह का नाम है, एक है मुकेश अग्निहोत्री, तीसरा है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उसी नेता ने यह भी कहा कि देखिए कांग्रेस की परंपरा रही है, परंपरा वर्ड यूज किया, कि हम ज्यादातर राजपूत लीडर को हिमाचल के लिए प्रेफर करते हैं। तो मैंने कहा इसमें परंपरा क्या है, आपके एक ही बड़े वहां नेता रहे इतने सालों से, वो है वीरभद्र सिंह। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि आप किसी और राजपूत के अलावा किसी और नेता को नहीं देखेंगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर हमें लगता है कि हिमाचल की राजनीति के लिए राजपूत नेता सूट होते हैं एज चीफ मिनिस्टर। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा निर्णय कौन लेगा? तो इंटरेस्टिंग बात है, फिर उन्होंने कहा यू मस्ट गिव प्रियंका गांधी वाड्रा मोर क्रेडिट। उन्होंने बहुत मेहनत की, पिछले 6 महीनों से उन्होंने छत्तीसगढ़ यूनिट के साथ भूपेश बाघेल और उनके लोगों के साथ पूरा कैंपेन चलाया। तो मैंने कहा मैंने तो केवल देखा कि उन्होंने 4-5 रैलियां एंड में की। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, 6 महीने से, जब से उत्तर प्रदेश हारे, हमने प्रियंका गांधी को जून के महीने में ही कहा था कि अब आप हिमाचल देखिए, क्योंकि आपका घर है वहां, आप अक्सर जाती है वहां मशोबरा। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या आप मुझे कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा डिसाइड करेगी? उन्होंने कहा देखिए शी विल बी वन ऑफ द डिसीजन मेकर्स। तो मैंने कहा और कौन है? उन्होंने कहा देखिए सोनिया गांधी से भी सलाह मशवरा होगी, राहुल जी से भी होगी, उसके बाद भूपेश बाघेल भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी होगी और एमएलए से होगी। तो मैंने कहा पर मैंने सुना है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी सोनिया गांधी का बर्थडे मनाने सवाई माधोपुर रणथंभौर जा रहे हैं 3 दिन के लिए। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा वो तो है, लेकिन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ भूपेश बाघेल, भूपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला, जो तीनों शिमला में है। वो एक मीटिंग करेंगे अगले 24 घंटों में विधायकों से और फिर निर्णय लेंगे। तो मैंने कहा कौन आगे है उसमें? तो उन्होंने कहा देखिए 2 नाम आगे विधायकों में है, एक है सुखविंदर सिंह सुक्खू और दूसरा है मुकेश अग्निहोत्री। तो इन दोनों के बीच में चुनना है उनको। तो मैंने फिर पूछा कि जो नहीं बनेगा उनका क्या होगा? उन्होंने कहा देखिए जो नहीं बनेगा हम उनको भी संभाल लेंगे, ये पुरानी कांग्रेस नहीं है। तो मैंने कहा पुरानी कांग्रेस नहीं है, बदला क्या है? उन्होंने कहा नहीं, हम इतने, अब देखिए हमें पता चल गया कि हम एक बार ये स्टेट जीत गए हैं, हम वो गलतियां नहीं कर सकते यहां जो हमने अन्य राज्यों में की है। शायद मध्य प्रदेश का वो उदाहरण देना चाहते थे, जहां हालांकि उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जब हुआ था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को बिल्कुल किनारे कर दिया गया, एक ना एक दिन उनकी सरकार गिर गई। तो उन्होंने कहा नहीं, वी विल ऑर्गेनाइज इट इन अ वे, दिस इज अ न्यू हाई कमांड, द न्यू हाई कमांड कलेक्टिव डिसीजन लेके किसी ना किसी को करेगा। हम बीजेपी की तरह नहीं है जो हाई कमांड भूपेंद्र पटेल जैसे अननोन को वहां ठोप देगा। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 2 नाम आगे चल रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री। मुझे नहीं लगता प्रतिभा सिंह, हालांकि उन्होंने अपना दावा तो किया है, मगर वो एमपी है और इस समय मुझे नहीं लगता कि बाहर से एमपी को लाया जाएगा मध्य प्रदेश की राजनीति में। ये 2 नाम आगे चल रहे हैं। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग, इस कांग्रेस को लगता है कि हमें हिमाचल प्रदेश में एक मॉडल मिल गया है, जिसे वो आप कह रहे हैं हाइपर लोकल मॉडल,
कि हम बड़े बड़े नेताओं से चुनाव नहीं लड़वाएंगे, राज्य के चुनाव हम वहां के स्थानिक नेताओं से लड़वाएंगे। हम वहां के, फिर वो त्रिपुरा हो या कर्नाटका हो या मेघालय हो, हम उन नेताओं से चुनाव लड़वाएंगे जो उस राज्य में सीमित है। ये हमारा लो कॉस्ट हाइपर लोकल मॉडल है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लो कॉस्ट। और इसमें जब मैं भूल गया बोलने के लिए गुजरात में, क्योंकि गुजरात में सौरभ, 1 मिनट के लिए मैं लूंगा, कांग्रेस ने रिसोर्सेस ही नहीं रखे उस पूरे अपने इलेक्शन में। जिग्नेश मेवानी को खुद का इलेक्शन क्राउड सोर्स करना पड़ा एक तरह से। अब हिमाचल में क्या कहा गया, हर कैंडिडेट, भूपेश बाघेल वॉज इन चार्ज। भूपेश बाघेल ने कुछ रिसोर्सेज उन कैंडिडेट्स को दिए जो उनको लगा 100% जीतेंगे। लेकिन लक ऐसा उनका हुआ है कि क्योंकि बीजेपी में बगावत हुई और क्योंकि जो एक नाम राहुल जी ने शायद नहीं लिया, प्रेम कुमार धूमल, उनका जो रोल रहा है इस चुनाव में, उस पर सवाल है। क्योंकि अगर आप देखिए जहां बीजेपी को हार मिली है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां एक जमाने में प्रेम कुमार धूमल की बहुत चलती थी, एंड ही इज वन ऑफ द लास्ट लीडर्स फ्रॉम वाजपेयी इरा। आज की बीजेपी में कौन नेता रह गए उस वाजपेयी? तो कांग्रेस को बाय लक बाय चांस हो गया है। लक बाय चांस में आपको हिमाचल मिल गया है, कांग्रेस को लगता है एक नई मॉडल मिल गई, हाइपर लोकल। प्रियंका गांधी वाड्रा जो अब तक केवल हार देखती रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में, उनको एक तरह से जीत का श्रेय देने की अब कोशिश हो रही है। उनका एक रोल दिखाया जा रहा है कि वो बाघेल जी के साथ जो उन्होंने वहां काम किया है, और भूपेश बाघेल का कद बहुत बढ़ गया है कांग्रेस में। दे आर नाउ सेइंग दैट भूपेश बाघेल इज द पर्सन हु विल डिसाइड हाउ दीज हाइपर लोकल इलेक्शंस आर टू बी फॉट। तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बट आपके आज जो सवाल था कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आज की तारीख में सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के बीच में है, और राजपूत फैक्टर अकॉर्डिंग टू कांग्रेस सोर्सेज विल डिसाइड कौन बनेगा मुख्यमंत्री इन हिमाचल प्रदेश। थैंक यू राजदीप। अब हम शिमला चल रहे हैं, जहां पर हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर और लंबे वक्त जर्नलिस्ट है शशिकांत जी जुड़े हैं। शशिकांत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सौरभ जी, मुझे आ रही है। बताइए साहब, शिमला में क्या है सुर्खियां? देखिए सौरभ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई है, क्योंकि जैसा कि बात की गई, पहले प्रतिभा सिंह जी बिल्कुल आउट ऑफ पावर हो चुकी थी, आउट ऑफ पॉलिटिक्स हो चुकी थी। वीरभद्र सिंह जब जिंदा थे बिल्कुल वो राजनीति छोड़ चुकी थी एक तरह से। लेकिन उसके बाद जैसे वीरभद्र जी नहीं रहे तो प्रतिभा सिंह जी भी उसके बाद सक्रिय नहीं रही। लेकिन जब चुनाव से पहले अचानक कांग्रेस को याद आई कि वीरभद्र सिंह जी का परिवार एक ऐसा परिवार है, अगर वो नहीं है, अगर उन्हें आगे लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस को 8-6 महीने पहले तक ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि वो हिमाचल में किसी भी तरह से फिर से जीत पाएंगे, क्योंकि पूरे देश की जो स्थिति चल रही थी, कांग्रेस को लगता था हिमाचल उससे अछूता नहीं है, और यहाँ भी वो ज्यादा प्रयास हिमाचल में कांग्रेस नहीं कर रही थी। और जब किसी कांग्रेस के नेता को कहा जाता था कि हिमाचल में चुनाव होने 8-10 महीने बाद तो आपकी पार्टी शायद जीत जाए, तो वो विश्वास नहीं करता था। विश्वास कांग्रेस के नेता नहीं करते थे कि हम पार्टी फिर से सत्ता में, हिमाचल की सत्ता में वापिस आ पाएंगे। और एक स्थिति ऐसी थी कि अनमने ढंग से कांग्रेस हिमाचल को ले रही थी, और कोई किसी तरह का लग नहीं रहा था कि कांग्रेस अचानक इस प्रदेश को जीत पाएगी। तो ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि शायद, क्योंकि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस का जो कार्य था वो बहुत ऐसा भी नहीं था कि जयराम सरकार को लगातार घेरती रही हो। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री विपक्ष के नेता के तौर पर विधानसभा के भीतर खूब हो हल्ला मचाते रहे और वॉकआउट करते रहे, और उन्हें जितना हो पाया वो अंदर पूरी तरह से जोर लगाकर भाजपा की सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे। लेकिन कांग्रेस की रणनीति के तौर पर अगर आप देखें तो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस वैसी निष्क्रिय नजर आ रही थी जैसे कि पूरे देश में। और अचानक कांग्रेस को लगा कि शायद एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि वीरभद्र सिंह जी का नाम जिस तरह से चलता था, हालांकि जब तक वीरभद्र सिंह जिंदा रहे उन्हें कांग्रेस ने कभी भी सीएम एक तरह से खुद कभी नहीं बनाया। वो लड़ झगड़ कर हमेशा सीएम बने 1993 के बाद के सभी चुनाव में। और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अगर आप कहें, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं कि जब एक बार तो ऐसा हुआ था कि जब 2003 के चुनाव के बाद उन्हें कहा गया कि आप दिल्ली आ जाइए, क्योंकि उस समय उनकी जगह विद्या स्टोक्स को घोषित कर दिया था कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ का मुख्यमंत्री। और वीरभद्र सिंह ने कहा, विधायकों को जोड़ना शुरू किया था, और एक एक करके सभी विधायक उनके घर पर जमा जब हो गए तो सोनिया गांधी जी ने उन्हें कहा कि आप दिल्ली आइए, दिल्ली से हम घोषणा आपकी ही कर देंगे, लेकिन आप पहले दिल्ली आइए। तो वीरभद्र सिंह ने फोन पर जवाब दिया था कि मैं दिल्ली तो आऊंगा, लेकिन शपथ लेने के बाद।
तो ये इस तरह की घटनाएं होती रही हैं कि उन्हें जब दिल्ली बुलाया गया वो नहीं गए, उन्होंने पहले हिमाचल में शपथ ली, फोन पर ही उन्होंने अप्रूवल ली और विद्या स्टोक्स की जगह उनका नाम बदलकर वीरभद्र सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरह हर बार के चुनाव में उनकी घोषणा जो है कांग्रेस बड़ी मुश्किल से करती रही है। और आज स्थिति इतनी विचित्र है, इतनी वो है कि जीते जिस वीरभद्र को कांग्रेस हाईकमान कभी स्वीकार नहीं करती थी, सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनने के लिए पूरी जिंदगी लड़ते रहे। एक बार तो सीताराम केसरी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो रो पड़े उनके सामने यहाँ पर एक जनसभा में कि मुझे सीडब्ल्यूसी का मेंबर नहीं बनाना चाहती, कांग्रेस में इतना सीनियर लेता हूं, 60 के दशक से राजनीति कर रहा हूं और उसके बावजूद मुझे मेरे साथ सौतेला व्यवहार कांग्रेस हाईकमान करती है। आज उसी वीरभद्र सिंह को याद करके उनके परिवार तक को पूजा जा रहा है। कांग्रेस याद कर रही है, पूरा चुनाव कांग्रेस ने आज वीरभद्र सिंह के नाम पे लड़ा और प्रतिभा सिंह को आगे लाने की जो पूरी रणनीति थी वो सिर्फ ये थी कि वीरभद्र सिंह जी के नाम को इस्तेमाल किया जाए पूरे चुनाव में। और उनका नाम इस्तेमाल भी हुआ, पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ। और मुझे याद है कि पिछली बार के चुनाव में जब उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करे कांग्रेस, तो कांग्रेस ने उन्हें एक बार प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बना दिया था कि आप प्रचार कमेटी के अध्यक्ष बनिए। तो बड़े कद्दावर नेता थे वीरभद्र सिंह, उन्होंने उस समय एकदम से कांग्रेस हाईकमान को कहा कि आप मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि आप मुझे नींबू मत समझिए कि मेरा आप जूस निकाल लें और मुझे फिर निचोड़ कर फेंक दें, ये कभी नहीं होगा। प्रचार कमेटी का अध्यक्ष मैं कभी नहीं बनूंगा, मैं भोंपू नहीं हूं जो आपका भोंपू बजाऊं, मुझे आप मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। तो वीरभद्र सिंह जैसे ऐसे नेता जो कांग्रेस हाईकमान से लगातार लड़ते रहे और कांग्रेस हाईकमान, मौजूदा कांग्रेस हाईकमान जो अभी है, वो कभी उन्हें पसंद नहीं करती थी उस तरह से नेता के तौर पे। उसी आज कांग्रेस हाईकमान को प्रतिभा सिंह याद आई और उन्हें आगे लाया गया और उनसे आग्रह किया गया कि आप अध्यक्ष बन जाएं। और जब वो अध्यक्ष बनी, अध्यक्ष बनने के बाद उन पर यह शर्त लगाई गई कि जो अध्यक्ष बनेगा वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो तय था कांग्रेस को कि वो उसी तरह से उनका इस्तेमाल भी नींबू की तरह ही करना चाहती थी, उनका जूस निकाल लें, उन्हें अध्यक्ष बना दें, उनके नाम पे चुनाव लड़ लें और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आएगी तो प्रतिभा सिंह की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन प्रतिभा सिंह में भी मुझे लगता है कि वो राजनीतिक एक तरह से उनमें भी वो दृष्टि आ गई है जो वीरभद्र सिंह में थी और खासतौर पर विक्रमादित्य में वो दृष्टि आ गई है जो वीरभद्र सिंह में थी। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और वो चुपचाप उसमें अध्यक्ष बन गए हिमाचल कांग्रेस के। अध्यक्ष बनने के बाद सबसे बड़ी बात जो उनके हाथ में आई वो टिकट आवंटन के दौर के समय उन्होंने बहुत सारे टिकट अपनी मर्जी से आवंटित करवाए और अब वही उनकी स्ट्रेंथ है। अगर आप देखें आज जैसे कभी चर्चा हुई पहले कि प्रतिभा सिंह का नाम नहीं है क्योंकि प्रतिभा सिंह लोकसभा की सांसद है और मजेदार बात यह है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में अगर आप देखें 10 विधानसभा की सीट्स है, 10 में से 9 में भाजपा विजयी रही है। वहां पे जयराम ठाकुर जी का जलवा खूब देखने को मिला, मुख्यमंत्री वो वहां से थे, मंडी से थे, तो सिर्फ एक विधानसभा सीट पे कांग्रेस वहां पर जीत पाई है। तो अब प्रतिभा सिंह जब एक दावेदार हो गई है मुख्यमंत्री की, उन्होंने एक दावा पेश कर दिया है, ऑफिशियली पेश कर दिया है एक तरह से, और उनके समर्थक भी वही जिस तरह से वीरभद्र सिंह राजनीति किया करते थे कि दबाव की राजनीति के जरिए वो हमेशा मुख्यमंत्री बने, और प्रतिभा सिंह ने भी वही सीखा है। उन्होंने देखा है कि किस तरह से हाईकमान जो कहती है उसे मानने की जरूरत नहीं है बल्कि दबाव डालकर खुद मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वही रास्ते पर वो आज चल रही है। आज जिस समय वो कांग्रेस के ऑफिस से गुजरी, जिस समय वो ओबराय सिसिल होटल में गई जहां पे सारे पर्यवेक्षक बैठे हुए थे, एक बड़ा जमावड़ा वीरभद्र समर्थकों का और बड़े लोगों की भीड़ जो मतलब प्रतिभा सिंह के समर्थन में नारे लगा रही थी और हाईकमान को प्रेशराइज कर रही थी एक तरह से कि प्रतिभा सिंह को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाया जाए। हालांकि पहली शर्त जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था यही थी कि वो मुख्यमंत्री तो बनेंगी, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी क्योंकि उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है और वो विधायक का चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। तो इस तरह की राजनीति आज शुरू हुई है और इसमें मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो स्थिति बदल रही है। इंटरेस्टिंगली आज सुबह से ही जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, अभी राजदीप जी ने जैसा कहा, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि पहले जो 2 नाम सुबह से चल रहे थे सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सुक्खू, लेकिन जिस तरह से दिन ढल रहा है और जिस तरह से धूप कम होती जा रही है और सर्दी बढ़ रही है, वो गर्मी वाला, तो गर्मी कांग्रेस की राजनीति में पैदा होती दिखाई दे रही है क्योंकि प्रतिभा सिंह की दावेदारी अगर आप शिमला के माहौल में देखें तो सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। जो नारेबाजी उनके पक्ष में हो रही है, जो दबाव उनके पक्ष में बन रहा है, उस तरह का दबाव देखने को वीरभद्र सिंह के समय में ही मिलता था। तो कांग्रेस जो कि ये बिल्कुल तय कर चुकी है कि प्रतिभा सिंह को अगर चुनाव लड़ाया जाता है, जैसा कि राजदीप जी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव फिर लड़ना पड़ेगा उन्हें, मंडी लोकसभा का फिर से उपचुनाव वहां होगा। और प्रतिभा सिंह की जो प्रपोजल है, जो हमें सूत्रों से पता चला है
वो ये है कि अगर वो वहां से रिजाइन करती हैं सांसद के तौर से और मुख्यमंत्री बनती हैं, तो विक्रमादित्य सिंह को सांसद के टिकट दी जाए और विक्रमादित्य सिंह वहां उस लोकसभा सीट से चुनाव लड़के सांसद बनेंगे, जो उनके पिता की सीट थी या उनकी माता की सीट थी। और उसमें एक फायदा वो कांग्रेस को ये बता रही है कि अगर इस तरह से किया जाता है तो कांग्रेस एक वाइब्रेंट पार्टी के तौर पर हिमाचल में ही मौजूद नहीं रहेगी, लगातार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड वो कायम करेगी, क्योंकि प्रतिभा सिंह को लगता है कि हम मंडी लोकसभा की सीट वीरभद्र सिंह जी के नाम पर एक बार उपचुनाव तो कम से कम फिर से जीत सकते हैं। और अगर विक्रमादित्य वहां पर कैंडिडेट होगा तो विक्रमादित्य राजा साहब के नाम पे, मतलब अपने पिता के नाम पे, और अपनी माता अगर वो मुख्यमंत्री होगी तो किसी भी सूरत में वो चुनाव नहीं लूज करेगा। तो अगर मंडी लोकसभा चुनाव फिर से जीता गया तो पूरे देश में एक बार फिर चर्चा होगी कि एक और उपचुनाव जो लोकसभा का था, हिमाचल विधानसभा का भी नहीं था, लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस विजयी हुई। तो ये जो विजय यात्रा हिमाचल से शुरू हुई है कांग्रेस की, जो संजीवनी उसे यहां मिली है, उसका जो मूर्छित रूप है कांग्रेस का इस समय आप देख रहे हैं, वो मुझे लगता है बेहोशी से बाहर आना शुरू करेगी। और उसके लिए उन्हें लगता है कि उपचुनाव की राजनीति भी एक अच्छी राजनीति है। तो आज की मीटिंग में जो होने जा रहा है, जो पक्ष प्रतिभा सिंह के समर्थक विधायक रखने वाले हैं, वो इसी बात से शुरू करेंगे जो उनका नेगेटिव पॉइंट है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट प्रतिभा सिंह के साथ यही है कि वो सांसद हैं, अगर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मंडी लोकसभा सीट का चुनाव या उपचुनाव लड़ना पड़ेगा, जहां पर कि 10 में से 9 में भाजपा विजयी रही है। ऐसी सीट पे चुनाव लड़ना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह के समर्थकों की जो रणनीति है वो इसी बात को ठोक बजा कर रखने वाले हैं कि जैसे हिमाचल की हवा पूरे देश में जा रही है, पहाड़ों से उतरकर यह हवा मैदानी इलाकों में जाएगी, उसी तरह से हम एक और उपचुनाव जीतेंगे और एक और रुचिकर स्थिति पैदा होगी। विक्रमादित्य अगर सांसद के तौर पर फिर से जीतते हैं तो उनकी विधानसभा की सीट खाली हो जाएगी, जो शिमला रूरल से वो विधायक हैं। वो निश्चित तौर पर, उसमें इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि किसी तरह का मुकाबला होगा। अगर विक्रमादित्य की जगह कांग्रेस किसी भी व्यक्ति को वहां खड़ा करेगी, शिमला रूरल वो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस का गढ़ है, वहां आराम से विक्रमादित्य की जगह एक और व्यक्ति वहां से विधायक बनकर कांग्रेस का आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का मानना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जब तक आएंगे, वो हिमाचल में एक ऐसी हवा, ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री होंगी। एक उपचुनाव होगा मंडी लोकसभा का, जो कांग्रेस जीत के जाएगी, जिसकी चर्चा पूरे देश में की जाएगी। एक उपचुनाव होगा विक्रमादित्य की सीट का। आपने बताया शशिकांत जी, ये बात हमें, ये दावेदारी समझ में आ गई है।